हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान के इतिहास कर रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जैसलमेर का इतिहास। ठीक है, जैसलमेर के इतिहास की एक क्लास हो चुकी है और इसी क्रम में आज ये दूसरी और फाइनल क्लास है। ठीक है, तो अब हम हमारे टॉपिक को बिना समय को खराब किए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो नेक्स्ट इस वंश में शासक आ रहा है वो आ रहा है रावल जेत सिंह सेकंड। रावल जेत सिंह सेकंड का जो शासन काल है वो 1506 से लेकर 1528 तक आपको दिखाई देता है। ठीक है, रावल जेत सिंह के बारे में बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि इसके काल में बीकानेर का शासक था, बीकानेर का शासक जिसका नाम था लूणकरण। लूणकरण, ठीक है, लूणकरण ने जैसलमेर के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, इसके अलावा रावल जेत सिंह में से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अगर इसके बाद में बात की जाए, रावल जेत सिंह के बाद में जो नेक्स्ट शासक आ रहा है इस वंश में उसका नाम है रावल लूणकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट शासक इस वंश में जो आ रहा है उसका नाम है लूणकर्ण। देखो, एक लूणकर्ण जो है वो बीकानेर में भी हुआ और लूणकर्ण जो है वो जैसलमेर में भी हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बीकानेर का लूणकर्ण अलग है और जैसलमेर वाला रावल लूणकर्ण है जो अलग है। ठीक है, रावल लूणकर्ण की अगर बात की जाए तो इसका शासनकाल 1528 से लेकर 1550 तक आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसकी लूणकर्ण की बात की जाए तो ये बाबर का समकालीन था। ठीक है, बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। उसके बाद में हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं और शेरशाह सूरी, इन दोनों के बीच में दिल्ली की मतलब बादशाहत को लेकर जंग चलती है और उस जंग में शेरशाह सूरी विजयी होता है और हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ता है। ठीक है, तो हुमायूं जो है वो निर्वासित अवस्था में जैसलमेर आता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इसके काल में हुमायूं निर्वासित अवस्था में, जब शेरशाह सूरी से हार गया था, ठीक है, तो हुमायूं निर्वासित अवस्था में जैसलमेर आया। ठीक है, और अगर लूणकरण की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है लूणकरण की संतानों का। ठीक है, अगर देखो इसकी संतानों की बात की जाए तो लूणकरण की जो पहली संतान है उसका नाम है उमादे। ठीक है, तो पहली संतान है इसकी उमादे। ठीक है, और भाटियों की बेटी थी इसीलिए इसको कहा जाता था उमादे भाटियाणी। अब देखो, ये जो उमादे है ना, इस उमादे का विवाह हुआ था मालदेव राठौड़ से। मालदेव राठौड़ से इसका विवाह हुआ था। मालदेव राठौड़ जोधपुर का शासक है, मारवाड़ का शासक है। तो उमादे भाटियानी का मालदेव राठौड़ से विवाह हुआ। उमादे भाटियानी किसी बात को लेकर मालदेव राठौड़ से नाराज हो गई और ये उमादे भाटियानी नाराज होकर मालदेव राठौड़ से चली गई तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग में चली गई। तारागढ़ दुर्ग कहां? अजमेर वाला। और जीवन भर उमादे भाटियानी मालदेव राठौड़ से नाराज रही और पूरा का पूरा जीवन इसने तारागढ़ दुर्ग में बिता दिया। तो जो ये उमादे भाटियानी है ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से मशहूर हुई। रूठी रानी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रूठी रानी किसे कहा जाता है, तो उमादे भाटियानी को। रूठी रानी का महल तो तारागढ़ दुर्ग। रूठी रानी किसकी पुत्री थी? लूणकरण की। किसकी पत्नी थी? मालदेव राठौड़ की। तो रूठी रानी से संबंधित ये मेन क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर इसकी देखो दूसरी संतान की बात की जाए तो इसकी जो दूसरी संतान है उसका नाम था धीरबाई। धीरबाई। ठीक है, और ये जो धीरबाई है, इस धीरबाई का विवाह हुआ था उदय सिंह, राणा उदय सिंह, मेवाड़ वाले, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। ठीक है, तो इस धीरबाई का विवाह उदय सिंह से हुआ। धीरबाई और उदय सिंह से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था जगमाल। ठीक है,
जगमाल। महाराणा प्रताप की माता का नाम अलग था, धीरबाई नहीं थी। ठीक है, तो इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या हो गया, जगमाल हो गया। ठीक है, तीसरी जो संतान है इसके टाइम में, वो आपको ध्यान रखना है, मालदेव। ये मालदेव अलग है और ये मालदेव राठौड़ अलग है। इसके बेटे का नाम भी मालदेव है और इसके दामाद का नाम भी मालदेव राठौड़ है। ठीक है, तो ये इसकी तीन संतानों का आपको ध्यान में रखना है। और अगर देखो बात की जाए लूणकरण की, तो देखो लूणकरण के समय जो मारवा ये जैसलमेर है, जैसलमेर का तीसरा साका हुआ था। हालांकि ये तीसरा नहीं हुआ, आधा ही साका हुआ था। वो आपको स्टोरी थोड़ी सी समझनी है। देखो शासक हमारा रावल लूणकरण ही चल रहा है। ठीक है, देखो लूणकरण के समय क्या हुआ कि कंधार, ठीक है, कंधार कहां पड़ता है, अफगानिस्तान में। कंधार का शासक था जिसका नाम था अमीर अली खां। ठीक है, अमीर अली खां ये कंधार का शासक था। कंधार पर बार बार आक्रमण हो रहा था, कहां से, इराक की तरफ से, ईरान की तरफ से। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा यहां पर घिर गया, तो इसने जैसलमेर के शासक लूणकरण से शरण मांगी। ठीक है, तो लूणकरण ने इसको शरण दे दी। कहां पर, जैसलमेर दुर्ग में इसको शरण दे दी। ठीक है, लेकिन अमीर अली खान जो था इसके दिमाग में कुछ और ही विचार चल रहा था। अमीर अली खान का मन जो था वो जैसलमेर दुर्ग पर आ गया। इसने सोचा क्यों ना मैं कंधार को छोड़ दूं और जैसलमेर को अपना ठिकाना बना लूं। तो इसलिए अमीर अली खान धोखे से क्या करता है, जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, और जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण कर देता है और जैसलमेर दुर्ग में जितनी भी रानियां हैं उन रानियों को बंदी बना लेता है। ठीक है, ये अमीर अली खान क्या करता है, वेश बदलता है और वेश बदलकर जो रानियों का रनीवाड़ा होता है उस रनीवाड़े में जाकर घुस जाता है और वहां जाकर सारी रानियों को बंदी बना लेता है। ठीक है, तो राव लूणकरण जो है ये तो क्या कर लेता है, केसरिया कर लेता है। ठीक है साहब, लेकिन रानियां हैं वो बंदी है और रानियां जोहर नहीं कर पाती है। ठीक है, केसरिया तो हो रहा है लेकिन जोहर नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसीलिए इसको अर्धसाका कहा गया है, अर्धसाका। और ये कब हुआ है जैसलमेर का अर्धसाका, 1550 के अंदर ये जैसलमेर का अर्धसाका हुआ है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर 2.5 साके हुए हैं। 2.5 साके कहां हुए हैं, तो वो हुए हैं जैसलमेर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखना। ठीक है, तो जैसलमेर का तीसरा साका या अर्ध साका कब हुआ है, 1550 में। आक्रमणकारी है अमीर अली खां। राव लूणकरण ने केसरिया तो कर लिया, लेकिन जो अमीर अली खां है इसने रानियों को बंदी बना लिया, इसलिए जोहर नहीं हुआ, इसीलिए इसे अर्ध साका कहा जाता है। तो जैसलमेर दुर्ग ऐसा दुर्ग है जहां पर 2.5 साके हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार किसका हो गया है, अमीर अली खां का हो गया है। ठीक है, अभी हमने राव लूणकरण की संतान पढ़ी थी, जिसमें एक संतान हमने पढ़ी थी मालदेव। ठीक है, तो ये मालदेव अमीर अली खां पर आक्रमण करेगा और अमीर अली खां को मारकर, ठीक है, वापस से जैसलमेर दुर्ग को जीत लेता है। तो जैसलमेर दुर्ग को वापस कौन जीत रहा है, इसका पुत्र, लूणकरण का पुत्र मालदेव अमीर अली खां की हत्या करता है, उसको पराजित करता है और जैसलमेर दुर्ग को वापस जीत लेता है। तो ये मेन कहानी हो गई लूणकरण की। ठीक है, लूणकरण के बाद जो नेक्स्ट शासक आ रहा है इस वंश में, इंपॉर्टेंट शासक, उसका नाम है रावल हर राय। रावल हर राय। ठीक है, रावल हर राय का जो शासनकाल है वो आपको देखने को मिलता है 1561 से लेकर 1577 तक आपको इसका शासनकाल देखने को मिलता है। ठीक है, रावल हर राय के बारे में अगर मेन बातें की जाए तो देखो,
1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। ठीक है, तो रावल हर्राय को भारमल, जयपुर का शासक था, आमेर का शासक भारमल या बिहारी मल, भारमल या बिहारी मल ने रावल हर्राय को समझाया कि भाई अकबर की अधीनता मान ले। तो 1570 में भारमल के समझाने पर अकबर की अधीनता मानी। ठीक है, अकबर की अधीनता मानी। ठीक है, न केवल अकबर की अधीनता मानी, अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर से किया। तो हम रावल हर्राय की संतानों की बात कर लेते हैं कि इसकी संतानें कौन कौन सी है, तो वो अपन को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो देखो, पहली संतान है इसकी नाथाबाई, नाथाबाई या इसको नाथीबाई भी कहा जाता है, नाथीबाई। इसका विवाह इसने अकबर से किया। ठीक है, तो नाथीबाई या नाथाबाई का विवाह इसने किससे किया है? अकबर से किया है, पहली संतान। दूसरी संतान इसकी ध्यान रखनी है आपको, चंपादे, चंपादे। और चंपादे का जो विवाह है वो बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ से हुआ है, पृथ्वीराज राठौड़ से हुआ है। और पृथ्वीराज राठौड़ जो है ये एक कवि थे, पीथल नाम से ये कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, वेली किशन रुक्मणी रो छंद इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज राठौड़ का। ठीक है, तीसरी संतान है इसकी सुल्तान सिंह, सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह को इसने अकबर की सेवा में, मुगल सेवा में भेज दिया। 1570 में अकबर की अधीनता मानी और अपनी पुत्री का विवाह करवाया अकबर से, और साथ ही साथ अपने पुत्र सुल्तान सिंह को इसने मुगल सेवा में भेज दिया था। ठीक है, और अगर रावल हर्राय की बात की जाए तो इसका काल जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल है। ठीक है, और अगर रावल हर्राय की बात की जाए तो रावल हर्राय ने जैसलमेर में नई सामंत प्रणाली का सूत्रपात किया, नई सामंत प्रणाली का सूत्रपात किया। ठीक है, और अगर रावल हर्राय की बात की जाए तो इसके निर्माण ध्यान में रख लेना आप, रावल हर्राय के निर्माण। पहला निर्माण आपको ध्यान रखना है कि मालिया महल का निर्माण कहां करवा रहा है? जैसलमेर में, मालिया महल का निर्माण। और दूसरा निर्माण इसका ध्यान रखना है खाबड़ियों की हवेली, खाबड़ियों की हवेली का निर्माण। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई रावल हर्राय की। ठीक है, रावल हर्राय के बाद में जो नेक्स्ट शासक आ रहा है उसका नाम है महारावल अक्खे सिंह। नेक्स्ट शासक है इस वंश में महारावल अक्खे सिंह। अक्खे सिंह का जो शासनकाल है वो 1722 से लेकर 1761 तक आपको देखने को मिलेगा। अक्खे सिंह के बारे में मेन बातें क्या हो गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि 1756 में इसने जैसलमेर में स्वतंत्र टकसाल का निर्माण किया। ठीक है, जैसलमेर में टकसाल का निर्माण हुआ है 1756 में इसके काल में। और दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि इस टकसाल के अंदर अक्खे शाही एवं मोहम्मद शाही सिक्के ढाले जाते थे। ठीक है, तो इस टकसाल का निर्माण हुआ। इस टकसाल में अक्खे शाही या तथा मोहम्मद शाही इन सिक्कों को ढाला जाता था। मोहम्मद शाह रंगीले मुगल बादशाह थे। ठीक है, और अगर अक्खे सिंह की बात की जाए तो देखो अक्खे सिंह ने जैसलमेर के अंदर नई नापतोल प्रणाली, नई नापतोल प्रणाली तथा नई कर प्रणाली इसका सूत्रपात किया। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है अक्खे सिंह के निर्माण। अक्खे सिंह के निर्माण में पहला निर्माण आपको ध्यान रखना है रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण। ठीक है, रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण करवा रहा है।
दूसरा अक्खे सिंह का निर्माण आपको ध्यान में रखना है, किसने? अक्खे विलास महल, अक्खे विलास महल का निर्माण करवाया है साहब। ठीक है। तीसरा इसका ध्यान रखना है आपको, इसने जैसलमेर दुर्ग में अक्खे पोल या अक्षय पोल का निर्माण करवाया। ठीक है। अक्षय पोल या अक्षय पोल जो है ये जैसलमेर दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। ठीक है। तो इसके मुख्य दरवाजे का निर्माण कौन करवा रहा है? अक्खे सिंह करवा रहा है। ठीक है। अक्खे सिंह में से यही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा अक्खे सिंह में से कोई भी क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें अक्खे सिंह के बाद में, तो नेक्स्ट शासक आ रहा है इस वंश में मूलराज सेकंड। तो नेक्स्ट शासक है मूलराज सेकंड, मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड का शासनकाल 1761 से 1819 तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है। काफी लंबा चौड़ा इसका शासनकाल रहा है। मूलराज सेकंड की अगर मेन बातें की जाए तो देखो, इसने 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि की। ठीक है। तो अंग्रेजों की अधीनता मानने वाला जैसलमेर का शासक कौन है? मूलराज सेकंड है। और अगर मूलराज के बारे में बात की जाए तो देखो, मूलराज के टाइम में मूल निवास ग्रंथ और लक्ष्मी कीर्ति संवाद, इन दो ग्रंथों का रचना हुई है। ठीक है। तो इसके काल में मूल निवास, ठीक है, तथा लक्ष्मी कीर्ति संवाद, लक्ष्मी कीर्ति संवाद ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है। ये सब बातें हो गई मूलराज सेकंड की। मूलराज सेकंड के बाद में जो नेक्स्ट शासक आ रहा है इस वंश में, वो आ रहा है रणजीत सिंह। तो नेक्स्ट शासक इस वंश में है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के बारे में बस दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात यह ध्यान रखनी है कि 1857 की जो क्रांति है वो इसी के समय हुई थी, और 1857 की क्रांति में इसने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। ठीक है। अंग्रेजों का इसने फुल सपोर्ट किया। दूसरा ध्यान रखना है कि इसके काल में जो जैसलमेर पाषाण कला है, पत्थरों पर कलाकृतियां की जाती थी, तो इसके काल में जैसलमेर पाषाण कला को प्रसिद्धि मिली। ठीक है। पत्थरों पर जैसे यूं तराशने वराशने का काम किया जाता था, तो उसी को जैसलमेर पाषाण कला बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसलमेर पाषाण कला को प्रसिद्धि किसके शासनकाल में मिली? तो रणजीत सिंह के शासनकाल में मिली है। ठीक है। रणजीत सिंह के बाद में नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है उसका नाम है जवाहर सिंह। नेक्स्ट शासक है इस वंश में जवाहर सिंह। जवाहर सिंह काफी निरंकुश टाइप का राजा था, ये बहुत ज्यादा क्रूर प्रवृत्ति का भी इसको कह सकते हैं। तो इसका जो शासनकाल है 1914 से 1949 तक है इसका शासनकाल। ठीक है। इसके शासनकाल की अगर प्रमुख बातें की जाए तो देखो, इसे आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है इसे। ठीक है। दूसरी अगर इसकी बात की जाए तो इसने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को आर्थिक सहायता दी थी साहब। ठीक है। आर्थिक सहायता दी थी, पैसे दिए थे अंग्रेजों को। ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए जवाहर सिंह की, तो इसके शासनकाल में चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। चेम्सफोर्ड जैसलमेर आए। ठीक है। और अगर जवाहर सिंह की बात की जाए तो जवाहर सिंह के काल में 1933 में जैसलमेर में जवाहर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए जवाहर सिंह की, तो देखो जवाहर सिंह ने
पशुओं को दागने की प्रथा प्रारंभ की, पशुओं की पीठ दागने की प्रथा प्रारंभ की। ठीक है। और अगर जवाहर सिंह के बारे में बात की जाए तो देखो जवाहर सिंह के टाइम में 1939 में, ठीक है, 1939 में जैसलमेर में पहला बिजली घर बना, पहला बिजली घर बना। ठीक है। और अगर जवाहर सिंह की बात की जाए तो देखो जवाहर सिंह के काल में सागरमल गोपा, सागरमल गोपा को जैसलमेर जेल में यातनाएं देकर मार डाला गया। ठीक है। तो इसके काल में सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जला दिया गया। ठीक है। जिससे 4 अप्रैल को सागरमल गोपा की मृत्यु हो गई थी। तो सागरमल गोपा वाला जो अग्निकांड है वो कब हुआ है? जवाहर सिंह के ही शासनकाल में हुआ है। ठीक है। तो ये मेन बातें हो गई जवाहर सिंह के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है वो आ रहा है महारावल गिरधर सिंह। महारावल गिरधर सिंह के बारे में बस आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह ध्यान रखनी है कि जैसलमेर का अंतिम शासक, जैसलमेर का अंतिम शासक था। और दूसरी बात याद रखनी है कि 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का विलय कर लिया गया। ठीक है। तो जैसलमेर का राजस्थान में विलय कब हो रहा है? 30 मार्च 1949 को हो रहा है। ठीक है। तो जो मेन थे शासक मैंने आपको करवा दिए हैं, इसके अलावा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उनमें से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए हैं, नहीं आगे आने वाले 3-4 सालों में कोई पूछने के चांस है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी में से पूछे जाएंगे, तो इसी को ही आप लोग रट्टा लगा लीजिए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और सफलता आपके कदमों में होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ओके जी, बाय बाय।